नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जीएस को पक्की करने के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और बात सही भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक बड़े ही सिस्टमेटिक वे से हर इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस तरीके से बिल्डअप किया गया है इन्फॉर्मेशन को कि किसी को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, समझने में कोई परेशानी ना हो। बट अगर आप डायरेक्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप बुक ही पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है या आपने बुक पहले पढ़ रखी है और आप एक बार इस इम्पोर्टेंट चीज़ देखना चाहते हो कि इसका निचोड़ क्या है, उसी के लिए हमने ये वीडियो सीरीज शुरू करी है। इसमें हम 1 बाय 1 एनसीईआरटी कवर करेंगे, छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की। आज इसी क्रम में हम क्या शुरू कर रहे हैं, ये हिस्ट्री है कक्षा 6 की, और इसका नाम क्या, हमारे अतीत फर्स्ट। इसका मतलब जो है कि हमारे अतीत के नाम से कोई बुक 7th क्लास में भी आएगी। हिस्ट्री की बुक है और इसका आज ये पहला चैप्टर हम कवर करेंगे। इसके देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय 1, इसका नाम क्या है, प्रारंभिक कथन। कब, कहाँ, कब, क्या, कहाँ और कैसे। देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे पहला तो एक आपको बताया गया है इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपने डेट्स के, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो डेट्स में एक आपने बहुत लिखा पाया होगा कि एडी, बीसी। तो इन सब का मतलब इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर डेट ये जो हम गिनते हैं सन 2001, सन 2002, ये जहाँ से शुरू हुई है सन 1, अगर वहाँ से पीछे की बात करते हैं तो ये 4 चीज़ें लगती हैं, ईसा पूर्व, बीसी, बीसी, बीपी। इन सब का मतलब क्या, ईपू का मतलब है ईसा पूर्व, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले की बात। ऐसी है बीसीई, बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। ठीक, ऐसा ही है। फिर एक और टर्म आती है बीपी, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। बात ये चारों एक ही चीज़ की कर रहे हैं। अब ईयर सन 2000, मतलब ईयर 0001, मतलब जो पहला साल था गिनती का, अगर उससे बाद की बात करते हैं तो ये 3 चीज़ यूज करते हैं हम। ईसवी, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। एडी, एनो डोमिनीज, इसका मतलब भी ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब भी यही है कि इस जो ईसा मसीह के जन्म के बाद। सीई का मतलब है कॉमन एरा, ये भी लगा रहता है कहीं कहीं पर सीई। फिर और क्या दिया, इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक कृषि कहाँ पर हुई, स्टार्टिंग में कृषि की शुरुआत कहाँ पर हुई। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये गारो की पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ दी गई हैं। यहाँ पर कृषि की शुरुआत सबसे पहले हुई, और साथ ही साथ ये कब हुई, 600 बीसी में, लगभग 600 ईसा पूर्व। साथ ही साथ ये जो इधर अफ़गानिस्तान में पड़ती है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, यहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई, और यहाँ पर गेहूँ तथा जौ की फसलें सबसे पहले उगाई गई गिरधर और सुलेमान की पहाड़ियों में। आप देख पा रहे होंगे भारत में बीच में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश में। विंध्य की पहाड़ियाँ का जो उत्तर साइड का, लेकिन ये जो ऊपर का क्षेत्र है, इसमें सबसे पहले चावल की कृषि करी गई, चावल की खेती की गई। साथ ही पालतू, इस समय तक लोगों ने पालतू जानवर रखने स्टार्ट कर दिए थे। खेती के साथ साथ पालतू जानवरों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले पालतू जानवर जो बनाए गए, ये गाय, बैल, भेड़ और बकरी, ये सब पालतू जानवर बनाया गया है इनको। और एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी, इस इंसानों द्वारा पाला गया सबसे प्रथम जीव कौन सा है जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो वो था कुत्ता। कुत्ते का इसलिए में जो इसका जो जंगली पूर्वज था उसको सबसे पहले पाला गया था, ये बात ध्यान रखा आप। ठीक है, इसके बाद इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है हम हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। तो जैसा आपने अभी नक्शे में देखा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर नदी बहती है सिंधु नदी। इसके मैं हटा देता हूँ इसे, ये सिंधु नदी बहती है यहाँ पर।
इधर जम्मू कश्मीर की साइड में। तो इस सिंधु नदी को जो यूनान से इस साइड से अफ़गानिस्तान से पीछे जो यूनान है उधर से जो भी यहाँ पर यात्री आए तो उन्होंने इस नदी को कहा इंडस नदी, और इस नदी के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने बोला इंडिया। तो सिंधु से नाम आया इंडस और इंडस से नाम आया इंडिया। ऐसे ही कई कई वर्णन मिलता है कि सिंधु को बोलते थे वो हिंदोस या इंदोस, और इसी से इसका नाम पड़ गया, इसी से इसका नाम पड़ा इंदोस से इंडिया। एक हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, वहाँ हम उसमें वर्णन मिलता है हमें देखने को भारत, ये जो भारत नाम है हमारे देश का, ये नाम लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक, इसके बाद बात होती है कि प्रथम नगर। हमने प्रथम मानवों के बारे में पढ़ लिया, वो तो बस्तियों वगैरह में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे नगर भी बनने स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले जो नगर बने थे वो कहाँ बने थे? सिंधु तथा जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, 5 नदियाँ हैं ना पूरे जो पंजाब से निकलती हैं, उन्हीं के नाम पर पंजाब, उस प्रांत को पंजाब नाम दिया गया है क्योंकि 5 नदियों का क्षेत्र है वो। तो 5 नदियों के पंजाब नाम कैसा है कि 5 से तो आ गया पंज। ठीक, और नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है, जैसे एक नदी ये होगी और एक नदी ये, तो इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम दो आब। तो यहाँ से लिया गया आब, तो टोटल बन गया ये पंजाब संधि करके। तो यहाँ से पंजाब क्षेत्र का नाम आया है कि पंजाब। अब सबसे पहला नगर जो बसने स्टार्ट हुए लगभग 2700 BC में, ये सिंधु तथा इसकी सारी नदी के जो आसपास इसके किनारे किनारे, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, वहाँ पर ये पहले नगर बनने स्टार्ट हुए। जो सभ्यता आई सबसे पहला, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मकान बने, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे से हुई। वो सबसे पहले कहाँ पर हुई? सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र है। ये हम इसकी भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं। इससे पुरानी सभ्यता भी पाई गई है मेसोपोटामिया वाली, और चीन की एक बहुत पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन की अभी खोज हुई है। तो लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं फ़िलहाल? भारतीय उपमहाद्वीप की। तो इसमें सबसे पहला मानव इधर, हमने जैसा भी पीछे पढ़ा कि सबसे पहले कृषि हुई गारो की पहाड़ियाँ में, जो कि उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और साथ ही साथ किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में हमने क्या किया? गेहूँ और जौ। और ये अब बताया गया है नगर के बारे में। नगर कहाँ हुआ हमारा? सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास सबसे पहले नगर बसे। और जो हमारी गंगा नदी है, उसके पास नगर बनने कब स्टार्ट हुए? ये जैसे ही हड़प्पा सभ्यता लगभग 1900 BC के आसपास हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होनी स्टार्ट हुई थी। 1500-1900, इसमें वेरी करता है टाइम, कोई क्लियर टाइम नहीं है। उस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होनी स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद लगभग 500 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले, गंगा नदी है, जो गंगा नदी के किनारे हैं जो क्षेत्र, यहाँ पर नगर बनने स्टार्ट हुए। और सबसे पहला नगर जो था, जो बड़ा नगर था, वो था मगध। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है इसके बारे में, प्रथम नगर के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब हमें इतिहास के बारे में पता कहाँ से लगता है? इतिहास के बारे में कैसे जान पाते हैं हम? तो इसके लिए कुछ अवशेष मिलते हैं हमें। और अवशेषों में क्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपि, इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यू का मतलब क्या होता है? मैन्यू का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई। तो हाथ से लिखी हुई ये किस चीज़ पर लिखी होती हैं? या तो ताड़पत्रों पर, या एक हिमालय में पेड़ पाया जाता है, हिमालय के पहाड़ों में, उसका नाम है बुर्ज, और उसकी जो छाल से तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं भोजपत्र। इस भोजपत्र पर ये लिखी जाती थी। इसकी भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल, 3 भाषाओं में लिखा जाता था। इन मतलब ऐसा नहीं है कि हर पांडुलिपि 3 भाषाओं में लिखी गई है। इन 3 में से कोई सी भी भाषा से पांडुलिपि लिखी दी जाती थी। ये एक इसका चित्र दिया गया हमारी किताब में ही कि ऐसी इस तरीके की कुछ पांडुलिपि दिखती थी। और इससे बुक बनाने के लिए क्या करते थे? जैसा आप इसमें देख पा रहे हो, ये होल है एक, यहाँ पर ऐसा होल करके सब भोजपत्रों में, और उन्हें एक जगह एक उसमें पिन धागे में पिरो का, ये एक तरीके की किताब बनाई जाती थी पुराने ज़माने में ऐसा। तो इस तरीके की पांडुलिपि होती। साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या होती थी जिससे हमें पता लगता था? अभिलेख। ठीक है, अब अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख
अभिलेख क्या होते थे? पत्थर अथवा धातु जैसे कि चांदी, तांबा, इन पर जो उत्कीर्ण मतलब छानिया थोड़ा मान लो जैसा, उनसे छील छील का या कुरेद का एक तरीके से जो अभिलेख जो मतलब लिखे जाते थे उसे बोलते थे अभिलेख। पांडुलिपि और अभिलेख में सबसे बड़ा अंतर एक यही है कि उसमें तो भोजपत्रों पर या ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, जबकि इसमें एक पत्थरों पर या तो और या फिर किसी धातु के टुकड़े पर ऐसा लिखा जाता था जैसे ये दिखा रखा है। ये एक अशोक का अभिलेख है जो पाया गया है। ये शायद अफगानिस्तान से मिला है, किताब में दे रखी है इसकी जानकारी। और इन अभिलेखों पर ज़्यादातर इनका यूज कौन करते थे? राजा महाराजा। अपना कोई भी ऑर्डर पास करवाना है कि भाई पूरे राज्य में कोई भी ऑर्डर देना है, तो जगह जगह पर पहले टाइम में सोशल मीडिया वगैरह तो थे नहीं, तो यही इन्हीं इसी तरह अभिलेख बनवा दिए जाते थे और ये लगवा दिए जाते थे जगह जगह पर, जिससे लोग इन्हें पढ़ सकें और आदेश को फॉलो कर सकें। और इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपने सुना होगा एक अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है जो, वो आज भी अपने आप में एक नमूना है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में, अगले आने वाले चैप्टरों में। एक ख़ास क्वालिटी है उसकी कि उस पर तब से लेकर अब तक अशोक ने बनवाया था वो, तब से लेकर अब तक उस पर जड़ नहीं लगा, आज तक जंग नहीं लगा, ये है। उसके बाद इसमें जानकारी दी गई कि पहला सबसे बड़ा राज्य कौन था? मगध। जैसा मैंने आपको भी बताया, गंगा नदी के किनारे वर्तमान बिहार क्षेत्र जहाँ पर, उस क्षेत्र को बोला जाता था मगध। और कब था ये था लगभग 500 BC में, 500 ईसा पूर्व में ये राज्य बना। पहले चैप्टर में इतनी जानकारी दी गई है इसकी, और इससे आगे आने वाले चैप्टरों में हम और भी धीरे धीरे इसे एक 1 बाय 1 सब चैप्टर को कवर करेंगे। जो भी नो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम यहाँ से उन्हें कवर कर लेंगे। इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रकार की, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, तो आप शेयर करके एक बार हौसला अफजाई ये बता दो, पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो। बाकी पढ़ाने का तरीका तो मेरा यही है, पसंद आता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं कोशिश करूँगा जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें दे रखी है 1 बाय 1 सबको कवर करने की। आपको डिटेल में पढ़ने के लिए तो किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हाँ इतना हाँ कि अगर आपने किताब पढ़ रखी है और ये आप किताब आपने पहले पढ़ ली है और अभी उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको एक बार उसका रिमाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो बेस्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कोई छोड़ी नहीं है, बता दिया पहले चैप्टर की। ऐसा ही 1 बाय 1 मैं सारे चैप्टर कवर करूँगा। अगर आप रेगुलर अपडेट, आपको वीडियो अच्छी लगे और रेगुलर अपडेट आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसा आपको अच्छा लगा, धन्यवाद।